मरीजों की आंखें बंद ना हो। वो कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर्स हैं। वो कोई और नहीं बल्कि पैरामेडिकल स्टाफ है। नमस्कार, मैं श्वेता भटनागर स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो में गपशप विद आदित्य, पावर्ड बाय श्री आदिशक्ति स्मार्ट मॉम ग्रुप एंड श्री आदिशक्ति शिक्षा संस्थान। एंड आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर राकेश जी से। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर राकेश जी से एंड जानते हैं उनके बारे में बहुत कुछ नया विद आदित्य भटनागर। स्वागत है आपका आपके अपने शो गपशप विद आदित्य में। और आज हम जिनसे मिलने वाले हैं वो हैं हमारे डॉक्टर्स, जो जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाते हैं, खास करके इस कोरोना टाइम पे, चाहे वो कॉल पर हो या हॉस्पिटल में जाकर हो। तो चलिए मिलते हैं हमारे डॉक्टर राकेश कुमार जी से। नमस्कार डॉक्टर राकेश जी। सबसे पहले नमस्कार बेटा। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगा कि आपको इन बच्चों के प्रोग्राम में आकर कैसा लग रहा है? हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि इसी बहाने मैं बहुत सारे बच्चों को कनेक्ट कर पाऊंगा और उनको वो जानकारी दे पाऊंगा जो आजकल के दौर में बहुत जरूरी होती। खैर, मैंने तो आपसे पूछा ही कि आपको कैसा लग रहा है, पर मैं अपनी तरफ से कहूंगा कि आप जो हमारी सोसाइटी के लिए कर रहे हैं, हमारे देश के लिए कर रहे हैं और हमारा आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। एपिसोड का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा। खैर, वैसे तो लोग जानते हैं कोरोना वायरस के बारे में, काफी कुछ जानते हैं, बहुत डेंजरस है भी बोलते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई आप हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में बताएं और जो इस कोरोना वायरस के नए वेरिएंट्स हैं उसके बारे में भी बताएं। जी, जैसा कि आपने कहा कि सबको पता है, पिछले 1.5 साल से कोरोना वायरस ह्यूमंस को अफेक्ट कर रहा है और ये वायरस की फैमिली है जो जनरली जूनोटिक डिजीज करती थी, जो जानवरों में बीमारी होती थी वो, और किसी तरह से वो चेन ब्रेक करके ये मानवों में आज बीमारी पैदा कर देती है। तो इस फैमिली के बारे में ऐसा है कि ये सर्दी खांसी जुकाम वाले जो वायरस की फैमिली में आता है, तो इस वायरस के होने से जैसे फ्लू वायरस होता है वैसे ही सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि सर्दी खांसी जुकाम, गले में दर्द, आंखों से पानी आना। पर जैसा आप वेरिएंट के बारे में बोल रहे हैं, तो वेरिएंट जो है जब रेप्लिकेट करता है कोई वायरस और उसके बाद जो उसकी जेनेटिक चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं। तो पहले जब ये वायरस आया था तो एक कोरोना वायरस जिसे सार्स कोविड 19 के नाम से हम जानते हैं वो किया गया था। पहला वेरिएंट जब इसका देखा गया वो यूके में देखा गया था, जिसको अल्फा वेरिएंट का नाम दिया गया था। फिर साउथ अफ्रीका में बीटा वेरिएंट आया और उसके बाद डेल्टा, और अब जो डेल्टा वेरिएंट आप सुन रहे हैं कि इंडिया में भी जिसने पेंडेमिक लाया था, सेकंड पेंडेमिक वेव आई थी, वो डेल्टा वेरिएंट की वजह से थी। और अब इसका एक अपग्रेड आ गया है, डेल्टा प्लस वेरिएंट, जो कि नेपाल होता हुआ यूके तक पहुंच चुका है और ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन लग गया उसकी वजह से। इसी डेल्टा वेरिएंट की वजह से हम थर्ड वेव, क्योंकि ये जो डेल्टा वेरिएंट है, वेरिएशन से दिक्कत ये आती है मानवों में, या वायरस जो वेरिएंट पैदा करता है वो इसलिए करता है कि जो अपने आप को अपग्रेड करना, जैसे हम लोग एंड्रॉइड को अपग्रेड करते हैं, डिफरेंट वर्जन में अपन लॉलीपॉप से शुरू हुए थे और जेली बीन्स और सारे वेरिएंट आए थे, वो ये वही उसी तरह का नॉमेनक्लेचर है कि ये अपग्रेड करता जाता है ताकि जो हम उसके लिए डिफरेंस बना रहे हैं, जैसे कि हम मास्क लगा रहे हैं या सैनिटाइजेशन कर रहे हैं या जैसे हम इम्यूनाइजेशन कर रहे हैं, उसको एस्केप कर सके, ह्यूमन इम्यूनिटी को एस्केप कर सके, या ये कहिए कि एनिमल इम्यूनिटी को एस्केप कर सके। इस वजह से वो अपने आप को अपग्रेड करता है और वो वेरिएंट का नाम होता है। तो अब डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है वो कहा जाता है कि मोस्ट डेडली है, क्योंकि वो बहुत जल्दी इन्फेक्ट करता है, बहुत रैपिडली फैलता है और बहुत सीवियर डिजीज पैदा करने की क्षमता रखता है। तो ऑडियंस, आपने जैसा कि सुना कि भाई ये कोरोना वायरस हर बार अपग्रेड हो रहा है, तो इस बार इस कोरोना वायरस को अपग्रेड नहीं होने देना है और घर पर रह के सावधानी बरत के इस कोरोना वायरस को देश से बाहर निकालना है। देश से ही नहीं, पूरी धरती से बाहर निकालना है। जी, बहुत अच्छे विचार।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले ये बताऊंगा भाई, मैंने बहुत लोगों को देखा है कि भाई कोरोना वायरस से वो इतना डरे हुए हैं कि वो फोन उठाने को तैयार नहीं है। उन्हें लगता है कि भैया फोन उठाते ही कोरोना वायरस उनके पास आ जाएगा। तो इतना हालत खराब है इस कोरोना वायरस की वजह से। तो इसी के बेस पे मैं पूछूंगा कि भाई लोग बोल रहे हैं अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो कोरोना वायरस आएगा ही नहीं। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि इफ द पर्सन इज हैविंग स्ट्रांग इम्यूनिटी, सो व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि भाई उसको कोरोना वायरस नहीं होगा? इसको इस तरह समझेंगे अपन कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी पहले हमारी बॉडी में रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को बोलते हैं कि जो भी हमें कोई बीमारी लगेगी, चाहे कोरोना हो चाहे कोई दूसरी बीमारी हो, उससे हमारे शरीर में क्या डिफेंस मैकेनिज्म उपलब्ध है और किस तरह से हमारा जो ब्लड सेल्स हैं या जो भी डिफेंस है लोकल ऑर्गन का या किसी ऑर्गन का, वो कितना इंटैक्ट है। तो जैसे कि इम्यूनिटी की बात करी तो हम लोग का जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, जो आपने अपने छोटे भाई बहनों को कभी देखा हुआ कि उनके इम्यूनाइजेशन करने के लिए ले जाते हैं, या किसी को चोट लगती है तो अपन टिटनेस का टीका लगाते हैं, तो वो एक्टिव इम्यूनाइजेशन है किसी भी बीमारी के लिए, है ना। तो इस तरह से हम सारी जानलेवा बीमारियों से अपना बचाव कर पाते हैं। और उससे क्या होता है, जो हमारे शरीर में उस रोगों के लड़ने की मेमोरी बन जाती है और रोगों के से लड़ने की क्षमता बन जाती है। अब ये डिपेंड करता है व्यक्तिगत इम्यूनिटी पे कि उस आदमी की इम्यूनिटी कितनी है, उस आदमी का हेल्थ स्टेटस क्या है, और वो कोई बुरी आदतों का शिकार तो नहीं है, या उसको कोई बीमारी ऐसी तो नहीं है जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है कई बीमारियों में। तो अगर किसी व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी है तो उसको बीमारी होना लाजमी है, क्योंकि वो वायरस बॉडी में आएगा तो रिएक्शन पैदा करेगा। पर हमारे बॉडी का डिफेंस, जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो अच्छा रहेगा तो वो उसको 1-2 दिन में उस वायरस को शरीर से निकाल देगा और वो खत्म हो जाएगा। जैसे कि हम फ्लू के केस में देखते हैं, हमें हर सीजन में सर्दी जुकाम होता है और वो 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है ना। चाहे मम्मी चाय बना के पिला देती है या शहद पिला देती है या अदरक का कुछ दे देती है, तो वो नॉर्मली हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है उस समय की लोकल इम्यूनिटी को, और वो हमारी बीमारी चली जाती है। लेकिन किसी व्यक्ति की अगर इम्यूनिटी सही नहीं है, उसका खान पान सही नहीं है, उसका न्यूट्रिशन सही नहीं है, उसका हेल्थ स्टेटस सही नहीं है, तो उसकी इम्यूनिटी लो होगी और वो वायरस ज्यादा अंदर तक इन्वेड कर पाएगा और इनके और ज्यादा बड़ी बीमारी पैदा कर पाएगा। तो इम्यूनिटी का रोल बहुत ज्यादा है। और ये जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम गवर्नमेंट लेके आई है, वो इसीलिए लेके आई है कि सब लोगों के अंदर कुछ ना कुछ तरह की, किसी ना किसी तरह की इम्यूनिटी डेवलप हो जाए इस वायरस के लिए, और कोई बंदा जो है वो अस्पताल में ज्यादा दिन भर्ती न रहे, आईसीयू में ना जा पाए और उसकी मृत्यु ना हो पाए। ये हम सरकारी तौर पे सुनिश्चित किया जा रहा है। तो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यही सब सोच के लोग सोचते हैं कि भाई मेरी इम्यूनिटी पावर तो बहुत बढ़िया है, चलो घर के बाहर निकल जाते हैं, मजे से घूमते हैं। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप उनको बोलो कि भाई घर के बाहर ना निकले, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो या ना हो। बिल्कुल, मैंने जैसा कहा कि इम्यूनिटी स्ट्रांग होने से ये नहीं कि बीमारी नहीं है, बीमारी से लड़ अच्छे से पाएंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि लड़ाई में एक आदमी जीतता है, एक आदमी हारता है। तो हम ऐसी चीज से लड़े ही नहीं तो जिससे हमें कोई फायदा ही नहीं, फायदा तो उससे है। तो हमें उस बीमारी को अपने अंदर लेना ही नहीं है। उसका सबसे अच्छा तरीका है बिना किसी कारण के बाहर न जाए। बहुत जरूरी हो तो जो भी सुरक्षित उपाय बताए गए हैं उसको फॉलो करते हुए जाए, जो भी सरकारी गाइडलाइंस हैं, जो भी डॉक्टर्स बोलते हैं उसको फॉलो करते हुए करें। और वही व्यक्ति बाहर जाए जिनको अति आवश्यक, जैसा बोला जाता है, अति आवश्यक चीजों के लिए ही बाहर निकले और भीड़ भाड़ वाले इलाके में बाहर जाए। तो इम्यूनिटी का मतलब है लड़ने की क्षमता, ये नहीं है कि सुरक्षा कवच करें। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही। डॉक्टर राकेश जी, आपने जो हमारे देश के लिए किया है, सोसाइटी के लिए किया है, वो बहुत बड़ा काम है और वो हर कोई नहीं कर सकता है। उसके लिए अगर हम धन्यवाद करें तो वो बहुत कम है। पर तब भी हमने आपके लिए एक सरप्राइज वीडियो तैयार किया है, और बस आपके लिए, आपके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल लाने के लिए। तो चलिए देखते हैं। Hello, doctor, or dog, as we often call you. It's been a long time that we have been together, and I vividly remember the times when we used to be together in the childhood. We used to roam around the whole city talking about myriads of stuff. But I vividly remember
you being a great artist at those times. And I think if you're not a doctor today, you would certainly be an artist. However, as far as I understand, in this COVID times, there have been many people who have been dependent on you, and you have served the nation really well in the past 1.5 years. So I think even while joining the medical field, you have still catered to that artistic part of yourself where you fill the color in the lives of so many of people. So thank you so much. God bless you. Stay safe and keep filling these colors in the lives of people in the coming times as well. Thank you so much. Take care. God bless. It's not that much easier to say something about someone, but the person you admire the most, and if you get the opportunity to say something about them, so it's my pleasure for this time to say something about Dr. Rakesh, who gives me an opportunity to serve the people through healthcare facilities. So हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रीधर नाग है और मैं राकेश नाग का छोटा भाई हूँ। आज मुझे मेरे ब्रदर के ऊपर कुछ कहने के लिए बुलाया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राकेश नाग जो मेरे भाई हैं, वो मेरे दोस्त की तरह हैं। कभी भी उन्होंने मेरे को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि वो मेरे बड़े भाई हैं और वो मेरे फ्रेंड नहीं हैं। एक दोस्त के नाते वो मुझे सिखाते हैं, समझाते हैं, किसी भी परेशानी के वक्त में वो मेरा साथ देते हैं। अभी कोविड के टाइम पे वो इतना अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, एज ए डॉक्टर भी, एज ए फैमिली मेम्बर भी। और अभी रिसेंटली हमारे फादर का हिप में फ्रैक्चर हुआ, उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करके, दौड़ धूप करके उनका पूरा इलाज कराया। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे भी कोविड पॉजिटिव हुआ था और वो मुझे रोज़ फ़ोन करके हमेशा मेरी हेल्थ के बारे में चिंता करते थे और वो मुझे पूरी गाइडेंस देते थे। तो दोस्तों, जो मेरे ब्रदर हैं वो मेरे भाई के समान हैं और वो मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त हैं जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं और मेरी परेशानियों में मेरे साथ खड़े रहते हैं। ऐसा भाई पाके मैं सही में बहुत धन्य हो गया हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हर जन्म में मुझे राकेश नाग जैसा ही भाई दे। धन्यवाद। बड़ा लकी समझता हूँ अपने आप को। राकेश जैसे फ्रेंड हमारी लाइफ में है। कभी हमें एडवाइस की ज़रूरत पड़ी, कभी गाइडेंस की ज़रूरत पड़ी, डिस्कस करते हैं। और ख़ास बात यह है कि डॉक्टर राकेश में जो है बहुत पेशेंस, कभी गुस्सा देखा नहीं, वेरी हेल्पफुल नेचर, सभी की हेल्प करना, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए डॉक्टर एडवाइस देना। कीप इट अप। आइडेंटिटी अपनी कभी मत खोना रख डॉक्टर राकेश। इस तरह से अपने आप को जो है बनाए रखना। यू आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माई लाइफ। थैंक यू। मेरी माँ हमेशा कहती है कि आप कितने भी बीमार हो, आप अगर एक अच्छे डॉक्टर के पास गए हो तो उसकी बातों से, उसकी सलाह से आपकी आधी बीमारी ऐसे ही ख़त्म हो जाती है। तो हमेशा से दिमाग में रहता है हमारे। ऐसे ही हमारे एक दोस्त, मेरा बचपन का सखा, मेरा बेस्ट फ्रेंड, मेरा एडवाइज़र है राकेश साहब। अब होता क्या है कि जब भी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम होती है, लास्ट ईयर मैं कुछ बीमार पड़ा या इस साल मुझे कुछ तकलीफ़ हुई, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एनीवेयर एल्स आई टेक एडवाइस फ्रॉम हिम। तो मज़ेदार बात ये होती है कि जब उससे एडवाइस देते हैं, बाकी हम कुछ किसी और से नहीं, जब उससे एडवाइस देते हैं तो हम उसकी बातें रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके उसको 10 बार सुनते हैं। क्यों? उसको सुनना इतना अच्छा लगता है यार, इतना अच्छा बोलता है वो आदमी। तो जस्ट वांटेड टू से थैंक्स, जस्ट वांटेड टू से थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर योर all your advice, all your support. Love you my friend and God bless you. Hello Papa, you are my true inspiration. You are the best
I love you, Papa. तो कैसा लगा आपको ये हमारा एक छोटा सा सरप्राइज आपके लिए? बहुत बहुत धन्यवाद ये सरप्राइज देने के लिए। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना कुछ देख पाऊंगा या इस तरह का कुछ होगा इस शो में मेरे लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पुरानी मेमोरीज को ताजा करने। वेलकम। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई हमारे बचपन में तो कोरोना वायरस आ गया, इसने हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करवा दी। तो आपके बचपन में ऐसा क्या डिसीज आया कि भाई आपकी छुट्टियां, स्कूलों की छुट्टियां शुरू हो गई और आपके मजे आ गए, एंजॉय कर रहे हैं आप छुट्टियां वगैरह वगैरह? इतने फॉर्चुनेट हम नहीं थे कि हमारे समय में कोई ऐसी व्यवस्था आ पाती, पर हाँ मतलब अब इसको एंजॉयमेंट भी बोल लीजिए और सजा भी बोल लीजिए मेरे हिसाब से। क्योंकि अगर स्कूल नहीं जाए तो फ्रेंड से नहीं मिल पाते हैं, और मम्मी से फोन ले लेके कितना कॉल करेंगे, कितनी बात कर पाएंगे। और जो स्कूल में रोज फ्रेंड से मिलने का मजा है, उनके साथ खाने का, उनके साथ खेलने का मजा है, वो शायद घर में बैठ के भाई बहनों के साथ लड़ने में उतना मजा नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है। हमारे समय में ऐसी कोई आपदा नहीं आई। हाँ, लेकिन हमने उस आपदा को महसूस किया है जो हमारे माता पिताओं में देखी गई है, क्योंकि चेचक एक ऐसी बीमारी थी उस समय जिसके निशान हमारे पिताजी या हमारे चाचा या हमारे मामा के चेहरे में या उनके शरीर में तब भी थे। हमने देखा है कि दाग बन जाते थे, बड़े बड़े फफूले बन जाते थे चेहरे में, जो अब नहीं दिखता, क्योंकि वो तो ओल्ड हो चुके सारे। लेकिन हमने उस समय उनको यंग एज में देखा हुआ है, तो उस समय उनके चेहरे पे निशान होते थे। हम पूछते थे ये किस चीज के निशान है, तो बोलते थे चेचक के निशान। हमने ऐसी कैसी बीमारी होती थी, तो वो बताते थे कि चेहरे में फोड़े बन जाते हैं, जगह जगह गड्ढे, कीट निकलता है, पस निकलता है। सुन के ही बड़े रोते होते थे कि ऐसी भी कोई बीमारी होती है। फिर कभी हमने सुना था कि गांव के गांव उल्टी और दस्त से खत्म हो जाते थे, जिसको हम कॉलरा के नाम से जानते हैं। ऐसे दो बड़े बड़े पैंडेमिक हुए हैं जो हमें सुनने को जरूर मिले हैं, और उसके जो सोशल एस्पेक्ट्स हैं वो देखने को मिला है। किसी का भाई नहीं है, किसी की बड़ी बहन से खत्म हुई है। तो उस समय ना डॉक्टर्स थे, ना दवाइयाँ थी, ना इमेजिनेशन था। उस जनरेशन ने बहुत ही सादगी से सबको झेला है और अपनी आने वाली जनरेशन को भी बचा के रखा है। तो हेड्स ऑफ टू देम। जैसे आपके ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर भी बताते होंगे जितने भी हैं कि इस समय कितना मतलब बड़ा था कि चारों को दूर दूर गांव में जाना पड़ता था, किसी वैद्य को लेके आना पड़ता था छोटी सी बीमारी पे, और दवाइयाँ तो थी ही नहीं, व्यवस्थाएं थी नहीं। फिर भी उनने अपने तरह से उससे लड़ाई की और रोकथाम की, और हम आज देख पा रहे हैं और बात कर पा रहे हैं उनके लिए। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो वही आपने आपने अपनी जो आपके टाइम पे बीमारी आई उससे लड़ा, और हमारा टाइम है कोरोना से लड़ने का। बिल्कुल, ये मतलब अच्छी बात नहीं है, लेकिन बात ये है इस समय एकजुट होकर लड़ना, परिवार और समाज का एक साथ आकर लड़ना बहुत जरूरी है, ताकि हम इसको खत्म कर पाए, ये ज्यादा दिन ना चल पाए। नहीं तो इससे सामाजिक और आर्थिक बदलाव ऐसे आते हैं जिसका जो दूरगामी परिणाम। और ये सबसे पहली बीमारी है जिसमें समाज को एक साथ आना है, पर घर पर रहकर समाज को एक साथ आना है। वो और भी डिफिकल्ट काम होता है। तो वैसे तो हम हर रोज हर कोई न्यूज में यही देखता है कि भैया आज कितने कोरोना के केसेस आए, आज कितने कोरोना केसेस आए, रोज और यही चलता रहता है। पर हम ये नहीं देखते कि हमारा जो रिकवरी रेट है, इंडिया का जो रिकवरी रेट है, वो अगर दूसरी कंट्रीज से कंपेयर करें तो वो बहुत ज्यादा है। तो आप इस बात से सहमत हैं? हाँ बिल्कुल, मैं सहमत हूँ, क्योंकि हमारी सरकारें और मतलब बहुत अच्छे से इसके पीछे लगी हुई है, चाहे एनजीओ हो, चाहे सरकारें हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, सभी लोग मिलके लगे हुए हैं। समाज भी इसमें जुड़ा हुआ है, जैसे उनको गाइड किया जा रहा है लोग वैसे ही कर रहे हैं। पर हाँ, कुछ होता है जिसमें कुछ ना कुछ ग्लिचेस रहते हैं। इतने बड़ा देश है, इतनी बड़ी जगह है, और सबका एजुकेशन लेवल अलग अलग है, सबको समझा पाना, सबके एक साथ काम पाना मुश्किल होता है। पर हाँ, जो कोशिशें हम कर रहे हैं उसमें वाकई में हमारा रिकवरी रेट 98% के पास है। मतलब 100 में से 98% लोग ठीक हो रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग इतना बचाव कर पा रहे हैं अपने समाज का और जनता का और लोगों का,
तो रिकवरी रेट बहुत मायने रखता है, क्योंकि जितने लोग रिकवर होंगे तो उतना ही हमारा जो है ह्यूमन लॉस कम होगा, हमारा मॉर्बिडिटी कम होगा, और वही लोग जो ठीक होकर वापस इकोनॉमी में जाएंगे, वर्क करेंगे, तो वो हमारे इकोनॉमिक बूस्ट भी कर पाएंगे। तो रिकवरी रेट अच्छा है। और जो भी हमारे यहाँ मिसहैपनिंग हो रही है या मौतें हो रही हैं, वो किसी ना किसी कारण से इम्यूनिटी से लिंक है, किसी को कोमॉर्बिडिटी है उससे लिंक है, या गलत फैसले लेने की वजह से कि अस्पताल ना जाना, बीमारी छुपाना और लेट जाना, उसकी वजह से हो रहा है। बाकी सारी व्यवस्थाएं अपनी जगह पे हैं। कुछ समय के लिए दिक्कतें आई थी, दवाइयों की ले लीजिए, चाहे आप ऑक्सीजन के लिए लीजिए, लेकिन हमारी सरकारों ने तुरंत उस पर एक्शन लिया है और विद इन फ्यू डेज वो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी है। तो बिल्कुल सही कहा। तो इस समय हमें कोरोना से हारना नहीं है, डटे रहना है और इस कोरोना को हराना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये सामाजिक काम है, ये सरकारों का काम नहीं है, हमें तुम्हें आप सबको मिलकर करना है। जी बिल्कुल। तो इस कोरोना टाइम में लोगों के अलग अलग व्यूज आए, धारणाएं आए, जिसमें हमने कुछ सर्वे तैयार किया कुछ बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से, सीनियर टीनेजर्स से और कुछ स्टूडेंट्स से भी। तो चलिए देखते हैं वो सर्वे। I am Advik Srivastav. As we all know that we are facing COVID-19 pandemic from last 2 years. I would like to share my experience with COVID-19 and lockdown. In the month of March 2020, when government announced the lockdown to prevent COVID-19, I thought this year would be the best year, as we don't have to go to school and just have to go through the online classes with help of laptops or mobiles. But eventually I realized that offline classes were much better. In offline classes we interact with our friends and were playing in playground. I tried my best to keep myself engaged during lockdown, but it was just like living in a prison. In the beginning of 2021, I thought COVID is over, but in the month of March and April, COVID second wave hit our country, and again we faced the lockdown. The second wave is just because of our negligence. I request all of you kindly wear masks, use hand sanitizers and keep social distancing. Thank you. आपको स्कूल अच्छा लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस? स्कूल अच्छा लगता है। ओके, तो स्कूल में जाओगे तो सुबह सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, उठ जाओगे? को स्कूल जाने का मन होता है कि लॉकडाउन ज़्यादा अच्छा लगता है कि स्कूल अच्छा लगता है? लॉकडाउन। तो स्कूल अगर खुलेंगे तो जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? स्कूल में तो बहुत मज़ा आता है। अच्छा, तो देखा आपने कैसे लोगों की अलग अलग सोच है, बच्चों की अलग सोच है, सीनियर टीनेजर्स की अलग सोच है। तो आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि किसी सर्वे का होता है, सब अलग अलग विचार रखते हैं, पर एक तरह से सही है कि आज की भागदौड़ की जिंदगी में लोगों को आसपास साथ में रहने का समय नहीं मिल रहा है। तो उन बच्चों के लिए या उन माता पिताओं के लिए जो अपने परिजनों से मिलके खुश हैं बहुत दिनों बाद, पर ज्यादा दिन तक ये सब व्यवस्थाएं चल नहीं पाएंगी। और जो स्कूल फॉर्मल टीचिंग है वो तो जाना ही पड़ेगा, उसके बिना आगे ज्ञान अर्जन करना और टेक्नोलॉजी को बढ़ाना, अपने प्रेम को बढ़ाना, अपने आप को सक्षम बनाना, वो भी बहुत जरूरी है। तो आगे जाके भले ये ऑनलाइन माध्यम से होगा या सेग्रीगेटेड क्लासेस के माध्यम से अलग अलग जगह होगा, या स्ट्रिक्ट होके नए स्कूल बनाने पड़े उसके माध्यम से होगा, तो जब तक स्कूल नहीं जाएंगे तब तक तो फॉर्मल एजुकेशन अच्छे से ले पाना, अपने टीचरों से मिलके अपने डाउट्स क्लियर कर पाना, तो वो भी जरूरी रहेगा। तो मेरा मानना है कि जो वक्त
आपको मिल रहा है उसका आप बेहतरीन उपयोग कर रहे हैं अपने आसपास के लोगों से मिलके या अपने रीजनों से मिलके, तो वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां से भी बहुत लर्निंग आएगी। जो लोग गाँव में गए हैं वो गाँव जाके इसका परिवेश देख सकते हैं, हो सकता है वो एग्रीकल्चर के को नए ढंग से कर पाए और नए ढंग से चीजें सिखा पाए वहां पर, क्योंकि शहरों और गाँव का तालमेल इतना ज्यादा नहीं रहता है शुरू से ही, और पहुंच भी नहीं रहती है। तो जब शहर के लोग गांव जाते हैं तो शायद वो वहां पर कुछ बदलाव ला सके लोगों के जीवन में, जहाँ सैनिटेशन नहीं है, वाटर सप्लाई नहीं है, प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटी नहीं है। तो हम वहां पर भी ये देखें कि जहां भी हम जा रहे हैं तो हम क्या बदलाव कर सकते हैं लोगों के जीवन में, तो अच्छा है। जी, धन्यवाद, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये अलग इस बिल्कुल ही कोरोना टाइम ने अलग ही बिल्कुल सोच रख दी है इस समय में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब लोग जैसा कि बोल रहे हैं कि अब थर्ड वेव आने वाली है कोरोना वायरस की, और इस अगस्त में ही हो सकता है वो थर्ड वेव आए और नवंबर दिसंबर तक वो पीक पर आ जाए। तो मैं आपसे सबसे पहले तो यही पूछूंगा कि भाई हमारी ऑडियंस को इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, थर्ड वेव के बारे में, कोरोना वायरस की, और ये सबसे ज्यादा बच्चों पे ही क्यों इफेक्ट करेगी ये भी बताएं। सवाल आपका बिल्कुल सही है। मैं सिंपल वे में आपको समझाना चाहूंगा। पहले आप समझें कि ये वेव के फॉर्म में ही क्यों आया, ये लगातार क्यों नहीं चल रहा। ठीक है, तो बीमारियों का जो मूल मंत्र होता है वो ऐसा होता है कि या तो वो एक जगह पे रहेगी जिसको हम एपिडेमिक बोलते हैं। एक किसी क्षेत्र में कोई बीमारी है तो उसको हम एपिडेमिक बोलते हैं, और जब वो कॉन्टिनेंट क्रॉस करती है ना, तो उसको हम एपिडेमिक को पैंडेमिक में कन्वर्ट करते हैं। पैन मतलब सब्जेक्ट है ना। तो जैसे ही वो कॉन्टिनेंट क्रॉस करके दूसरे कॉन्टिनेंट में पहुंच जाती है तो हम उसको पैंडेमिक। तो ये जो किसी भी बीमारी का ग्राफ होता है, ये वेव का मतलब है ग्राफ। जब भी हम बात करेंगे वेव की तो क्या होता है, ग्राफ आ जाता है। तो जब हम किस जैसे साउंड वेव का बनाए या लाइट वेव का हम बनाए तो ग्राफ में हम रिप्रेजेंट करते हैं कि उसमें कैसे होता है। तो वैसे ही बीमारी का भी है। तो बीमारी का ग्राफ ऐसा होता है कि एक समय पे शुरू हुई और वो कितने लोगों को इन्फेक्ट करती है। तो जैसे जैसे वो ज्यादा लोगों को इन्फेक्ट करती जाएगी, हम प्लॉट करते जाएंगे और एक वेव फॉर्म में आपको पहुंचेगा जहाँ पीक पहुंचा। फिर जब हम एफर्ट करेंगे तो वो बीमारी कम होने लगेगी लोगों के बीच में, और जिसको आप देखते हैं ना डेली केसेस के रूप में कि आज 1000 आए, कल 2000 आए, परसों 3000, फिर 90,000 तक पहुंच गए थे हम फर्स्ट डे। फिर जैसे ही हमने उसका काउंटर मेजर करना शुरू किया तो फिर हम गिर के आ गए थे 30,000 केसेस में। 30,000 केसेस से फिर बढ़ना शुरू हुए तो हम डेली 4 लाख केसेस तक पहुंच गए। फर्स्ट डे में 92,000 केसेस आए थे पर डे के पीक में। सेकंड वेव जब शुरू हुई 30,000 के जो लोएस्ट रेट से, और वो पहुंची 4 लाख के ऊपर भी केसेस पर डे आने लगे। उसका फिर प्लॉट ग्राफ करेंगे तो एक पीक आपको दोबारा दिखेगा, तो वो सेकंड वेव की टर्म है। अब वो स्लो डाउन हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज 1000 से भी कम केसेस आ रहे हैं एक एक शहर में, और इंडिया में मुश्किल से 30,000 या 35,000 केसेस पर डे आ रहे हैं। तो हमने उसको कंटेन तो कर लिया है, लेकिन अगर अब यहाँ से दोबारा बीमारी ऊपर जाना शुरू तो वो थर्ड वेव कहलाएगी, है ना। अब यहाँ पर बच्चों का जिक्र इसलिए आ रहा है कि जो हमने इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम चलाया था, तो वो पहले हमने बुजुर्गों को और जिनको जरूरत थी उनको लगवाया। फिर उसके बाद हमने जो इम्यूनाइजेशन किया वो जैसे 45 से अबव लोगों का कर दिया। फिर उसके बाद हमने इम्यूनाइजेशन शुरू किया 18 to 45, और अभी ट्रायल्स चल रहे हैं, बच्चों का कोई इम्यूनाइजेशन आया नहीं है। तो बच्चों की पॉपुलेशन है वो हम अनइम्यूनाइज मान रहे हैं कि उनमें इम्यूनिटी नहीं है इस बीमारी को लेके। और चूंकि 1.5 साल से बच्चे घर में हैं तो सुरक्षित हैं, माँ बाप ने अपने सुरक्षित कर रखा है सबको। किसी को दादा दादी के घर भेज दिया है, किसी को मतलब घर में ही रखा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं घर में कर दी है। स्कूल भी नहीं जाना है, बाजार भी नहीं जाना है, शादियां नहीं हो रही हैं तो शादियों में भी नहीं जाना है, बर्थडे पार्टी बंद हो चुकी है बच्चों की। जब उनको बुरा भी लग रहा होगा कि फ्रेंड्स लोग घर नहीं आ रहे, सब व्हाट्सएप में हाय हाय और केक कट रहा है व्हाट्सएप में, तो इट इज नॉट गुड फॉर देयर। तो अब बच्चे जो है वो घर में और वो अनइम्यूनाइज्ड हैं। तो साइंटिस्टों का और बुद्धिजीवियों का मानना है कि जो अनइम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन है वही हाई रिस्क में रहती है। तो इसीलिए उनका जिक्र हो रहा है और इसीलिए उसी हिसाब से तैयारी हो रही है
कि अगर बच्चों में ये बीमारी फैलती है तो उसको कैसे रोकना है, कैसे बचाव करना है। पर इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही सुरक्षित है घर में। और जिन बच्चों को कोरोना हुआ भी है तो ज्यादा दिक्कत वाला नहीं रहा है, और वो मामूली इलाज से में जाके ठीक हो गया। तो अब बस सावधानी जो बरतनी है वो माँ बाप ने बरतनी है, और अब वही सावधानी अपने बच्चों को सिखानी है। आप अपने फ्रेंड्स को सिखाइए, अवेयर रहिए चीजों के, जैसे आपने ये अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है जिसके माध्यम से आज लोग सुन पा रहे हैं मुझे, तो वो समझ पाएंगे कि वेव क्या थी। और थर्ड वेव में बच्चे, जैसे आप बोल रहे हैं, तो बच्चे अनइम्यूनाइज्ड हैं। एम्स में ट्रायल चल रहा है अभी कोवैक्सीन का। उम्मीद कर रहे हैं कि सितंबर तक हमें कोई रिजल्ट मिलेगा और हम बच्चों को भी इम्यूनाइज कर पाएंगे। बाकी कुछ वैक्सीन जो विदेशी वैक्सीन है, उन्होंने 12 से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों के ऊपर ट्रायल किए हैं और वो सक्सेसफुल रहे हैं, और वो जल्दी वो वैक्सीन इंपोर्ट होकर इंडिया में आ जाएगी। तो इन सब चीजों से बचाव के और नए तरीके मिलेंगे और नए रूप मिलेंगे। और अभी जो एम्स और आईसीएमआर ने भी सर्वे किया है इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत, तो उसमें पाया है कि हमारे देश में 55% बच्चों में कोरोना की इम्यूनिटी पहले से मौजूद। तो इस तरह से अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो हमें थोड़ी तसल्ली होती है कि ऐसा नहीं है कि बच्चों में एकदम से बीमारी फैलेगी और कुछ दिक्कत आएगी। तो क्योंकि बच्चों का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चलता रहता है और बच्चों का इम्यूनिटी पावर बड़ों की अपेक्षा काफी रोबस्ट होता है, तो और वो जल्दी इम्प्रोवाइज करने की क्षमता रखता है। तो इसमें घबराने का बिल्कुल भी बात नजर नहीं आती मेरे को। हाँ, लेकिन अनइम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन है, हमें विजिलेंट रहना पड़ेगा और हमें हर संभव तैयारी रखनी पड़ेगी, हर संभव अब अपनी कोशिशें जारी रखनी पड़ेगी, ताकि ऐसी कोई बात ना आए जिससे बच्चों को दिक्कत और परेशानी हो। तो जैसा कि आपने बताया कि भाई थर्ड वेव आने वाली है, पर गवर्नमेंट हर बार बोल रही है कि लॉकडाउन इज द सॉल्यूशन, घर पर रहें, सॉल्यूशन यही है। तो मैं यही पूछना चाहूंगा कि अगर हम घर पर रहते हैं तो भी हमें क्या कोरोना हो सकता है? अगर घर पर रहें तो कोई पॉसिबिलिटी है उसकी? देखिए, अब इसको समझना पड़ेगा इस तरह से कि आप ये कोरोना वायरस कैसे फैलता है। तो ये जो है किसी भी पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, आई रिपीट कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलता है। कोई, जैसे मैं बीमार व्यक्ति हूँ या कोई बीमार व्यक्ति मुझसे मिलने आया और वो जिस कमरे में मुझसे मिला या मेरी उससे दूरी या उसने मास्क नहीं पहना, मैंने मास्क नहीं पहना, तो वो जो इन्फेक्टेड पर्सन आएगा वो आपके आसपास स्नीज करेगा, कफिंग करेगा, उससे जो उसके मुंह और नाक से कोरोना वायरस के कीटाणु निकलेंगे जो वातावरण में फैलेंगे, और जब आप उनको इनहेल करेंगे तो वो आपके अंदर जाके फिर रेप्लिकेट करके बीमारी पैदा करेंगे। तो जब तक वो वायरस आपके इर्द गिर्द नहीं आएगा तब तक वो आपको बीमार नहीं कर सकता है। और जैसा कि हम देखते हैं कि फ्लोर सैनिटाइजेशन, चीजों का सैनिटाइजेशन, पैकेट जैसे हम बाजार से लेके आते हैं पैकेट फूड, उनका सैनिटाइजेशन, तो जो सरफेस से कोरोना फैलने की हमने स्टडी जो देखी है वो 1% ही है। इसका मतलब सरफेस में ज्यादा देर कोरोना वायरस इन्फेक्टिव नहीं रह पाता है, उसमें बदलाव आ जाते हैं। हालांकि वो सरफेस में 3 दिन तक जिंदा रह सकता है इस चीज की सरफेस में, लेकिन वो इन्फेक्ट करने की क्षमता खो देता है। तो सरफेस से तो नहीं फैल रहा है, लेकिन हाँ डायरेक्ट ह्यूमन कॉन्टेक्ट से जो पॉजिटिव व्यक्ति किसी भी नेगेटिव या व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो उसको फैलाने की क्षमता रखता है। तो घर में रह के फायदा ये है कि आपका कॉन्टेक्ट मिनिमम हो जाता है, दूसरे लोगों का अपना स्टेटस पता नहीं होता है। हम जिसके भी पास जा रहे हैं, जैसे सब्जी लेने जा रहे हैं, हो सकता है सब्जी वाले को पता ना हो वो इन्फेक्टेड हो। हम दूध लेने जा रहे हैं या हम यूं ही पार्क में घूमने निकल जा रहे हैं, तो हमें अपने आसपास के वातावरण का भी पता नहीं है कि कौन इन्फेक्टेड है कौन नहीं है। पर घर में रहने में श्योरली बच सकते हैं क्योंकि आप कांटेक्ट से बचे रहते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग घर में बैठ जाएं, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि सिर्फ जरूरत के समय सारी सुरक्षा के साथ आप एक दूसरे से मिलें, डिस्टेंस रख के मिलें, इसे सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं। सैनिटाइजेशन रखें हाथ का, हाँ हैंडशेक ना करें और मास्क लगाएं। तो इससे 99% संभावना है कि आपको कोरोना नहीं। धन्यवाद, आपने मेरा ये आंसर किया, क्योंकि ये मेरे हर बार ये दिमाग में यही रह रहा था कि भाई गवर्नमेंट पूछ रही है कि भाई घर पर रहो, ये करो, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि भाई घर पर अगर रहेंगे तो कोरोना वायरस उधर तो नहीं आ जाएगा। तो आज बिल्कुल नहीं आपने आए, वो बिल्कुल क्लियर नहीं कर आए। दिया वो डाउट आज का।
तो मेरा अब अगला प्रश्न है कि भाई इस थर्ड वेव में खास करके इस जो थर्ड वेव है कोरोना वायरस की, उस टाइम पे लोग जो हैं वो अलग अलग बिल्कुल 2-3 मास्क लगा लगा के घूम रहे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा वो 3-4 मास्क लगाए या 2-3 मास्क लगा के घूम रहे हैं। तो क्या वो सॉल्यूशन रह सकता है कोरोना वायरस से बचने का इस टाइम पर? हाँ बिल्कुल, मास्क लगाना ही एक अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि इससे नाक और मुंह ढकना है। ये दो ही रूट है जिससे कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। आप जहां तक रही 2 या 3 मास्क लगाने की, 2 या 3 मास्क या तो सिंगल लेयर है तो 3 मास्क लगा लीजिए, लेकिन जो नॉर्मल सर्जिकल मास्क आते हैं वो ट्रिपल लेयर होते हैं, तो उसमें एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप उसी को सिर्फ एक मास्क यूज करके काम चला सकते हैं। 3 मास्क लगाने से आपको ऑक्सीजन सप्लाई कम लगेगी, थोड़ा सा गिडीनेस लगेगा, हेडेक भी हो सकता है। तो मास्क का सही उपयोग करना बहुत आवश्यक है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती है। अभी भी जितने ये मास्क मार्केट में जो मेडिकली अप्रूव्ड आ रहे हैं, वो सभी कोरोना वायरस को आपके से दूर रखने की क्षमता रखते हैं, चाहे वो सर्जिकल मास्क हो, चाहे N95 मास्क हो, चाहे 3 लेयर का बनाया हुआ कपड़े का घरेलू मास्क हो। तो यहाँ 3 लेयर की बात हो रही, 3 मास्क की बात नहीं हो रही है। 3 लेयर से ये होता है कि अगर जो फिल्ट्रेशन, जैसे हम कहते हैं ना, फिल्ट्रेशन, फिल्टर मजबूत करना, तो हम एक फिल्टर यूज करते हैं तो चाय पत्ती, जैसे चाय पत्ती का एग्जांपल लें, अगर नॉर्मल फिल्टर करेंगे तो उसमें कुछ चाय पत्तियां निकल के आपको नीचे, जब चाय खत्म होती तो पता लगता है कि नीचे जमी हुई है। लेकिन अगर आप 3 लेयर की छन्नी लगा देंगे तो वो जो डस्ट पार्टिकल नीचे आते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। वैसे ही मास्क का भी है। ट्रिपल लेयर मास्क लगाने से वो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर तक ही रह जाएगा, थर्ड लेयर क्रॉस नहीं कर पाता है कोरोना का मास्क। तो उस कोरोना वायरस, तो उससे ये होता है कि आपको बीमारी से बच जाएंगे। पर 3 मास्क अगर 3-3 लेयर के लगाएंगे तो वो 9 लेयर हो जाएंगे, उसमें आपको घुटन हो सकती है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। और जहां तक मास्क का प्रयोग है, जैसे कई लोग लगा लेते हैं ठुड्डी में, अभी आपको दिख रहा है मैं मास्क नहीं लगाया हूँ, क्यों? क्योंकि मैं अपने दोस्त चैम्बर में बैठा हूँ, मेरे चैम्बर में कोई नहीं है और वेल वेंटिलेटेड है, इसलिए मैं मास्क निकाल के बैठ सकता हूँ। तो ऐसे ही आप घर में भी मास्क निकाल के बैठ सकते हैं। मास्क कहाँ लगाना है, जब तो हमें पता नहीं होता है कि कौन कौन हमें मिलने वाला है, तो इसलिए पब्लिक प्लेसेस में जैसे भी चाहे, जहां आपको किसी से कांटेक्ट पे जाना है, चाहे बाजार जाना हो, चाहे किराने की दुकान जाना हो, चाहे दूध लेने जाना हो, चाहे आप किसी के लिए डोर खोल रहे हैं, मान लो आपने कोई डिलीवरी, होम डिलीवरी मंगाई है, तो आप मास्क लगाएं और उसके बाद डोर खोलें, ताकि जो कांटेक्ट है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके। अगर सामने वाला मास्क नहीं पहना है तो कम से कम आपका मास्क रहेगा। मास्क हमेशा नाक को और मुंह को कवर करता हुआ, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जब भी मास्क पहने तो नाक को और मुंह को कवर करके पहने, और कभी मास्क के आगे वाले हिस्से में अपना हाथ ना लगाए, है ना। आगे वाले हिस्से में ही सारे के सारे वायरस आके जमा होंगे, जो भी बीमारी है, कीटाणु, वो आगे जमा होगी। तो लोग उसको छूते रहते हैं, कभी नीचे करते हैं, कभी ऊपर करते हैं, पर ऐसा नहीं करना है। मास्क जब भी लगेगा तो नाक और मुंह को ढका हुआ लग रहेगा, और जब भी इसको उतारना है तो आगे से ऐसे पकड़ के नहीं उतारा जाता है, मास्क को दोनों पकड़ के ऐसे उतारना है और डस्टबिन में से डाल देना दोनों। तो ये प्रॉपर तरीका है मास्क पहनने का, है ना। तो जब भी आप मास्क पहने तो ऐसे ही पहने, और उतारें तो उसके ईयर जो लोग को टच करती स्प्रिंग्स होती है उसको पकड़ के उतारें और डस्टबिन में डालें। तो इससे आप सेफ रहेंगे, आपके हाथ में भी वायरस नहीं लगेगा, और आपके नाक और मुंह ढके होने की वजह से कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएगा और आपको कोरोना नहीं होगा। और ये प्रूवन फैक्ट है। हम लोग रोज इस वायरस से लड़ रहे हैं, रोज लोगों से मिल रहे हैं, लेकिन जो भी इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है उसमें बीमारी के लक्षण अभी तक नहीं है। धन्यवाद डॉक्टर जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और ऑडियंस, आपने देखा कि भाई मास्क कैसे लगाते हैं, कैसे पहनते हैं। और मैं चाहूंगा कि भाई आप में से मास्क सब लोग पहने, जब भी जरूरत पड़े मास्क पहने, और मास्क ना लगाने का कोई रीजन मत ढूंढिए। बिल्कुल कोई रीजन ही नहीं होना चाहिए। जब भी आप बाहर जा रहे हैं, अपने आप को सेफ करने के लिए, एक सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए मास्क चाहिए। और मैंने, जैसा कि आपने बोला कि हमारे जो घर हैं और आपका जो क्लिनिक है वो भी पूरा वेंटिलेटेड है, तो मैंने ये देखा है WHO ने खास करके बोला है कि इंडिया के जो भी घर हैं वो बहुत अच्छे से वेंटिलेटेड हैं और वो कोरोना से कम इन्फेक्टेड हो सकते हैं। बिल्कुल।
तो भाई बहाने से याद आया, हम अपने बचपन में अभी भी जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल ना जाने के अलग अलग बहाने देते थे, बंक मारते थे, अपने दोस्तों से मिलने चले जाते थे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप अपने बचपन में 1955 में, आई मीन बहुत पीछे हो गया, पर तभी आप अपने बचपन में कुछ बहाने मारते थे? बहाने तो जो प्रिटेंडेड है, पेट दर्द होना, और जो होमवर्क नहीं किया हो तो लेट सो के उठ जाना, बस बस मिस कर देना, तो ये सब बहाने तो चलते ही थे हमारे समय में भी। पर हाँ, उस समय माँ बाप बहुत सख्त हुआ करते थे, कान पकड़ के उठा दिया करते थे और बस में बैठा दिया करते थे। पेट दर्द होने पे डॉक्टर के पास पहुंचा के इंजेक्शन लगवा दिया करते थे, तो उतने चल नहीं पाते थे बहाने। और वहां पर एक ललक भी होती है पढ़ने की या स्कूल जाने की। हम लोग के समय में स्कूल जाने का हम बहाना ढूंढते थे कि भाई स्कूल में ज्यादा टाइम बिता पाए, क्योंकि दोस्तों के साथ रह पाएंगे, उनके साथ मजे कर पाएंगे। तो हाँ, लेकिन कभी जैसे आप बोल रहे हैं कि होमवर्क नहीं किया है, टीचर आज डांटेगी, तो हम लोग भी थोड़ा बहुत तो बहाना बना ही देते थे। तो सब बच्चे एक से होते हैं, ये इससे हम समझ सकते हैं। बिल्कुल। तो अब मैं अपना अगला प्रश्न आपसे पूछूंगा कि भाई हमारे दो टेस्ट हैं कोरोना वायरस के, आरटीपीसीआर टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट। तो मैं सबसे पहले पूछूंगा कि भाई इसमें फर्क क्या है दोनों में, और जो थर्ड वेव आ रही है उसमें सबसे बेस्ट टेस्ट कौन सा रहेगा? जी, तो इस सवाल का मैं ऐसे जवाब देना चाहूंगा कि आप पहले टेस्ट समझे कि टेस्ट क्या होता है। तो अगर हम किसी भी वायरस को लें, तो वायरस में वायरस जो है प्रोटीन का बना होता है, और उसमें डीएनए या आरएनए जो होता है वो एक जेनेटिक स्ट्रक्चर। और जहां भी है बात करेंगे प्रोटीन की, तो वो प्रोटीन जो है वो ह्यूमन बॉडी के लिए एंटीजेनिक। जैसे ह्यूमन बॉडी बनी हुई है पूरी प्रोटीन की बनी हुई है, 70% प्रोटीन होता है सेल बॉडी में। तो उसी तरह से वायरस का भी जो प्रोटीन होता है, लेकिन जो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म है या हमारी बॉडी है, हमारे प्रोटीन को तो जानती है, लेकिन जैसे ही कोई वायरस या बैक्टीरिया का प्रोटीन शरीर में प्रवेश करता है, तो उसके अगेंस्ट में डिफेंस मैकेनिज्म शुरू हो जाता है। तो इसी पद्धति पे ये दोनों टेस्ट आधारित किए गए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट, जिसको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट और रैपिड एंटीजन टेस्ट, ये दो टेस्ट अवेलेबल हैं कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। दोनों ही एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। एंटीजन क्या होता है? प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है। तो दोनों ही में फर्क ये है कि आरटीपीसीआर में जब हम सैंपल लेते हैं, उस सैंपल को हम सेंट्रीफ्यूजल मशीन में डालते हैं, सेंट्रीफ्यूज मशीन में डाल के उसको रन करते हैं। और जब सेंट्रीफ्यूज करने के कारण जो भी उस सैंपल में वायरस पार्टिकल होंगे, वो एक नीचे कलेक्टी पे इकट्ठे हो जाएंगे। उन वायरस पार्टिकल को हम एग्जामिन करते हैं और पता लगाते हैं कि ये वायरस है या नहीं इस सैंपल में। आरटीपीसीआर टेस्ट भी वही टेस्ट है। वो जैसे ही हम सैंपल उस किट में डालते हैं, किट में वो अंदर एब्जॉर्ब होता है और वो पता लगा लेता है कि इस सैंपल में वायरस का एंटीजन है या नहीं। बस दोनों में टाइम का फर्क आता है। रैपिड एंटीजन टेस्ट 15 से 20 मिनट या मैक्सिमम आधे घंटे में कवर हो जाता है, जबकि आरटीपीसीआर करने में 3 घंटे से लेकर 6 घंटे भी लग सकते हैं, और रिपोर्टिंग करने में 12-12 घंटे का समय भी लग सकता है, क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूज करना होता है, वो वायरस पार्टिकल को अलग से सेपरेट करना होता है। तो अब दोनों टेस्ट जो है वो वायरस को डिटेक्ट करते हैं। पर जो हमारा आरटीपीसीआर टेस्ट है, ये शॉर्ट टेस्ट है, क्योंकि हम इसमें सेंट्रीफ्यूज मशीन को तब तक चलाते हैं जब तक सारे सेडिमेंट इकट्ठे ना हो जाएं और उसमें वायरस को डिटेक्ट ना कर लें। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है। इसमें जो है रिपोर्ट मिस होने की संभावना नहीं है, और इसमें जो रिपोर्ट पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो नेगेटिव हो जाए, है ना। तो ये वो टेस्ट है क्योंकि इसमें वायरस पार्टिकल के ऊपर है। आरटीपीसीआर के अलावा जो रैपिड एंटीजन टेस्ट है, उसमें संभावना ये है कि वायरस डिटेक्ट ना हो और फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ सके, क्योंकि अगर वायरस का कंटेंट मतलब लोड ज्यादा नहीं होगा तो वो किट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और फॉल्स नेगेटिव टेस्ट आ जाएगा। पता लगा 2 दिन बाद बंदे को लोड बढ़ गया और वो पॉजिटिव। तो आरटीपीसीआर टेस्ट ही बेस्ट टेस्ट है। पर हाँ, मास स्केल पॉपुलेशन को स्क्रीन करना हो, तुरंत जल्दी पता लगाना हो, बीमारियों को पकड़ना हो, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट का उपयोग किया जाता
ताकि जल्दी रिपोर्ट आए और जल्दी से जल्दी हम इंटरवेंशन कर पाए। तो उपयोगिता के आधार पे है, लेकिन जो नॉर्मल पॉपुलेशन है अगर वो अपना टेस्ट कराने जाती है तो उसे कोशिश करना चाहिए कि वो आरटीपीसीआर टेस्ट कराए, ताकि फॉल्स नेगेटिव टेस्ट की संभावना खत्म हो जाए और जो रिपोर्ट आए वो एक्यूरेट मिले। बेसिकली जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो जड़ से कोरोना को चेक करता है, पर रैपिड एंटीजन टेस्ट ऊपर ऊपर से पूरा चेक कर लेता है। अच्छा, अब मैं हमारी वैक्सीन्स पर आता हूँ कि भाई हमारी इसमें भी 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। तो इसमें सबसे बेस्ट वैक्सीन कौन सी है और इसमें जो रेट है इनके अलग अलग रेट क्यों हैं? तो वैक्सीन के बारे में यही है कि वैक्सीन का, जैसे कि मैंने बताया आपको, हर वायरस जो होता है उसमें एंटीजन होता है। कोरोना वायरस में भी एंटीजन है और इसमें जो इसका सेल स्ट्रक्चर में जो इसका स्पाइक बोलते हैं, स्पाइक जिससे वो हमारे सेल में जाके कनेक्ट करता है, तो वो जो है एंटीजेनिक होता है हमारी बॉडी के लिए। तो जितने भी ये टेक्नोलॉजी से डेवलप किए गए हैं वैक्सीन, वो सभी इक्वली इफेक्टिव है। सारे वैक्सीन इफेक्टिव हैं और कारगर हैं इस वायरस से लड़ने के लिए। पर हाँ, जो हमारा इंडिजिनस कोवैक्सीन है, तो मैं तो एडवोकेट करूंगा मेड इन इंडिया का कि भाई इंडिया इज द बेस्ट, तो वी शुड गो फॉर द बेस्ट। और अवेलेबिलिटी की बात है तो जो भी वैक्सीन अवेलेबल हो वो लगवाना चाहिए ताकि कोरोना से लड़ सके, क्योंकि अभी हमारे विश्व में इतनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है कि अलग आपको चॉइस दी जा सके कि ये लेना है या टीका लेना है या कोवैक्सीन है या कोविशील्ड है। पर अवेलेबिलिटी की बात है, जो अवेलेबल है वो वैक्सीन ले, क्योंकि वो भी इफेक्टिव है। और बाकी अभी और भी 5-6 वैक्सीन आने वाले हैं, जैसे स्पुतनिक हो गया रशिया का, जो मार्च अप्रैल से या दिवाली के आसपास आना शुरू हो जाएगा, और फाइजर का वैक्सीन है, तो जॉनसन एंड जॉनसन का वैक्सीन है। ये सारे वैक्सीन भी आ जाएंगे और ये भी इक्वली इफेक्टिव है। इन सबको परमिशन इसलिए दी गई है कि वैक्सीन की कमी को दूर भगाया जाए और सारी पॉपुलेशन को जल्दी से जल्दी इम्यूनाइज किया जाए। तो इस उलझन में नहीं पड़ना है कौन सा वैक्सीन कैसे काम करता है या कौन सा अच्छा है। वैक्सीन सारे अच्छे हैं, साइंटिफिक वे में प्रूवन करने के बाद ही उसको अप्रूवल मिली है, तो उसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि ये वैक्सीन सुपीरियर है या ये वैक्सीन इंफीरियर है। बस समय की बात है, समय कम है और लड़ाई बहुत बड़ी, तो उसमें सहयोग करना है सबको कि नहीं मैं तो स्पुतनिक लगाऊंगा दिवाली के समय, हो सकता है उससे पहले आपको कोरोना वायरस अटैक कर दे और सारा मामला बिगड़ जाए। तो अवेलेबिलिटी जिसकी बन रही है वो वाला वैक्सीन लगा लें और सुरक्षित रह जाए। धन्यवाद, आपने हमारे वैक्सीनेशन के बारे में अच्छे से बताया। तो भाई ऑडियंस, तो आपको वैक्सीन के बारे में बहुत अच्छे से आप पता लग ही गया होगा, मेरे को भी पता लग गया है। तो भाई वैक्सीन लगवाएं और वैक्सीन के बारे में जो आप गलत अफवाहें सुन रहे हैं ना, उस पर विश्वास ना करें, क्योंकि इतनी अफवाहें उड़ रही हैं और उसकी वजह से लोग डर रहे हैं कि भाई वैक्सीन नहीं लगवाना है। नहीं, मैं अपना खुद का एग्जांपल देना चाहूंगा कि मार्च में जो है हमें सेकंड डोज कंप्लीट हुआ था। मेरे साथ मेरे 18 जो स्टाफ नर्स हैं वो काम करते हैं और 2 डॉक्टर हैं मेरे साथ। हम सबका वैक्सीनेशन मार्च में, टच वुड, मार्च में कंप्लीट हो गया था। तो इस डेडली सेकंड वेव में भी हमारे किसी भी मेडिकल स्टाफ को कोरोना डिजीज नहीं हुआ। ये बहुत अच्छी उपलब्धि थी हमारी। हमने सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए, मास्क लगा के रखा और डिस्टेंसिंग बना के रखी। हमने बहुत सारे कोरोना मरीजों का इलाज किया, कोरोना वार्ड में गए हैं, और बहुत सारे हमारे स्टाफ ऐसा था जिनके परिवार में सदस्यों को कोरोना हुआ, लेकिन हमने बार बार अपना जब भी टेस्ट कराया है हमारा सारा स्टाफ कोरोना नेगेटिव आया है। और कोविड के कारण हमारे किसी स्टाफ को छुट्टी भी नहीं लेनी पड़ी कि वो बीमार पड़े कुछ दिनों के लिए। तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि जो वैक्सीन मिले वो समय रहते लगवा लें, उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। हाँ, कुछ चीजों की दिक्कत है वैक्सीन में कि थोड़ा फीवर आना, हाथ पांव का दर्द होना, जहाँ इंजेक्शन लगाए वहां दर्द होना, आंखों का लाल होना, कुछ दिन थकान रहना, ये लक्षण मिल सकते हैं। लेकिन ये वो लक्षण नहीं है कि आप इनको टॉलरेट ना कर सकें, इनको सहन ना कर सकें। 3 से 4 दिन में ये लक्षण अपने आप खत्म हो जाते हैं और आप पूर्णतः नॉर्मल महसूस करने लगते हैं। पर इसका इनाम क्या मिलता है आपको कि आप मास्क और सैनिटाइजेशन का फॉलो करिए और कहीं पर भी रहिए। जैसे हम हेल्थ केयर वर्कर हैं, हम तो कोरोना के बीच रहे तो भी हम बच गए,
तो आप तो फिर बाहर बाजार अपने ऑफिस जाना है, इससे ज्यादा कहीं जाना नहीं है, तो आपके लिए तो ये वरदान ही है। आप इसको फॉलो करेंगे तो बहुत 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 अच्छी रिजल्ट है। धन्यवाद डॉक्टर राकेश जी। अब मैं लास्ट में आपसे यही पूछूंगा, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, कि आप हमारी सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि ये लड़ाई सरकार की नहीं है, ये लड़ाई डॉक्टर की नहीं है, ये लड़ाई पुलिस वालों की नहीं है, ये लड़ाई सफाई कर्मचारियों की नहीं है, ये लड़ाई हम सब की। तो हमें सबको मिलके, खासकर आप बच्चों को जो है मिलके, बच्चों का रोल ये है कि आप जैसे अब घर नहीं जाए, लेकिन आपके फादर हैं, आपकी मदर हैं, आपके चाचा हैं, आपके मामा हैं, अगर आप इनको जब भी बिना मास्क के देखें, इनको तुरंत टोके कि मास्क लगाइए। कोई बेवजह घर से जा रहा हो तो इनको तुरंत टोके कि घूमने फिरने का समय नहीं है, घर पे रहिए। कोई गलत प्रैक्टिस फॉलो कर रहा है, आप उसको टोक सकते हैं। आप टॉर्च बियरर हैं हमारे फ्यूचर के, और आप इस कार्यक्रम के माध्यम से काफी जानकारियां भी दे चुके होंगे। तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप बड़ों को टोके समय रहते, उनको कोरोना के बचाव के उपाय बताएं। आप लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जैसे आदित्य कर रहे हैं कि प्रोग्राम चला के, और आप व्हाट्सएप के मैसेजों के माध्यम से आप अपना टास्क फोर्स बना सकते हैं कॉलोनी में कि आपके जो गार्ड्स हैं वो प्रॉपर सैनिटाइजेशन मिल रहा है नहीं मिल रहा, कॉलोनी में सही से साफ सफाई हो रही है नहीं हो रही है। तो इस तरह की एक विजिलेंस टीम बना के आप मदद कर सकते हैं सोसाइटी की, और सोसाइटी का दायित्व बनता है कि वो अपने यंग जनरेशन को आगे रखे और उनको ये बताए कि भाई एक रोल मॉडल बन के दिखाए कि मास्क लगाना कितना जरूरी है, सैनिटाइजेशन कितना करना कितना जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है। तो ये छोटी छोटी बातें करके हम इससे तुरंत जीत जाएंगे और हम थर्ड वेव को आने से रोक लेंगे। और वेव आने से रुकने का मतलब है आपने उसको नेचुरल प्रोग्रेस को डिसरप्ट कर दिया। किसी भी नेचुरल प्रोसेस को डिसरप्ट कर देंगे तो वो वहीं पर खत्म हो जाएगा। तो इस बार हम लोग बहुत करीब हैं इस चीज को करने में, और हम जल्दबाजी ना दिखाते हुए, नासमझी ना दिखाते हुए, थोड़ी समझदारी, थोड़ा हौसला, थोड़ा हिम्मत से काम लेंगे तो ये सारी समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी, और हम एक बार फिर से वो चीजों का आनंद ले पाएंगे कि शॉपिंग मॉल में जाके मूवी देख रहे हैं, या हम कहीं बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं अपने फ्रेंड की, या हमारे एनुअल फंक्शंस हो रहे हैं, सबको पसंद होते हैं, बच्चों को भी डांस करना, म्यूजिक में पार्टिसिपेट करना, स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं जो आप लोग मिस कर रहे होंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि ये दिवाली आपकी घर बैठ के ना मने, ये दिवाली हम एक साथ मिलके मनाएं, और जो दिसंबर में एनुअल फंक्शन होते हैं हम सब जाएं अपने बच्चों के साथ और हम एनुअल फंक्शन का मजा लें, स्कूल में जाके स्पोर्ट्स इवेंट्स का मजा लें। तो मेरी तो यही मैसेज रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर राकेश जी, हम आपकी सारी बातों का ध्यान रखेंगे। ऑडियंस को भी मैं बोलता हूँ कि भाई आप भी बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, और इस कोरोना टाइम में बाहर नहीं निकलेगा, और इस कोरोना को हमको हराना है, मतलब हराना है। और हमें, जैसा कि डॉक्टर राकेश जी ने बोला, एनुअल फंक्शन में भी जाना है, दिवाली भी मजे धूमधाम से मनानी है। फिर से डॉक्टर राकेश जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। हमारी पूरी टैप टैलेंट का पटारा की टीम आपका धन्यवाद करना चाहेगी, क्योंकि आप हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। आपने अपना बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला और आप हमारे प्रोग्राम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑडियंस, बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य, जो आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके ऑडियंस से कनेक्ट हो पाऊँ, उनको कोरोना वायरस के बारे में कुछ बता पाऊँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है लोगों का अवेयर होना इस बीमारी के बारे में, इसके बचाव के बारे में और उसकी समझ होने के बारे में, क्योंकि समझ पड़ेगी तभी तो हम इससे लड़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो ऑडियंस, सुना आपने, बहुत अच्छी बात करी है डॉक्टर राकेश जी ने। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक और बिल्कुल धमाकेदार पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए गपशप विद आदित्य। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी।